नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 फरवरी सन 2026। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। हर साल 28 फरवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन द्वारा साल 1928 में इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था। आज महीने का चौथा शनिवार होने के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे। हालांकि यह कोई अनिवार्य सार्वजनिक अवकाश नहीं है, इसलिए स्कूल और दफ्तर सामान्य रूप से खुले रहेंगे। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के इन गांवों को मिलेगा स्मार्ट गलियों का तोहफा, शहरों की तर्ज पर किया जाएगा विकसित। हरियाणा में SC/BC युवतियों के लिए नई योजना लाई सरकार, हर महीने मिलेगा 14,000 रुपये मानदेय, बताएंगे पूरी अपडेट। घरौंडा मंडी में सरसों MSP से 800 रुपये कम बिकी, आवक 7 गुना बढ़ी, सरकारी खरीद 15 मार्च से शुरू होने की संभावना। हरियाणा विधानसभा में वंदे मातरम की चर्चा पर हंगामा, CM सैनी बोले कांग्रेसियों ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेके। हरियाणा बोर्ड परीक्षा केंद्र के बाहर व्हाट्सएप पर भेजे गए प्रश्न, चरखी दादरी में मैथ की परीक्षा रद्द हुई तो सेंटर भी बदला। हरियाणा में राज्यसभा की कांग्रेस 1 सीट जीतेगी, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र बोले नहीं होगा खेला। सिरसा MLA ने विधानसभा में उठाया देसी कपास का मुद्दा, बोले रकबा घट रहा, किसान धान की बुआई कर रहे, पानी का लेवल कम हुआ। अग्निवीर जवानों के लिए खुशियां लेकर आया होली का त्योहार, जेल वार्डर की सीधी भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण। हरियाणा विधानसभा सत्र में गूंजा युवाओं के रोजगार का मुद्दा। दिल्ली शराब नीति केस, केजरीवाल सिसोदिया बरी, कोर्ट बोला CBI ने साजिश की कहानी गढ़ी, जांच एजेंसी ने 6 घंटे बाद ही हाईकोर्ट में अपील की। यमुनानगर व करनाल में किसानों ने फूंका मोदी व ट्रंप का पुतला, भारत अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध किया, कैंडल मार्च निकाला, महापंचायत का ऐलान। मार्च महीने में इन तारीखों पर बंद रहेगा खाटू श्याम मंदिर के कपाट, जानिए फिर कब होंगे हारे के सहारे के दर्शन। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने लगातार तीसरा सुपर 8 मैच जीता, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। इंग्लैंड की जीत से पाकिस्तान की उम्मीदें कायम, श्रीलंका को बड़े अंतर से हराना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग के हालात बने, पाकिस्तान बोला 274 अफगान लड़ाके मारे गए तो 400 से ज्यादा घायल, तालिबान हमलों के पीछे भारत का हाथ बताया। राधा रानी श्री कृष्ण ने खेली फूलों की होली, बांके बिहारी वृंदावन के रंग में रंगे हुए नजर आए। और कनाडाई PM 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे, निवेश व ट्रेड डील पर रहेगा फोकस। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम आमतौर पर खुश्क बना हुआ है। सुबह शाम की ठंड के बीच दोपहर की तेज धूप चुभने लगी है। ऐसे में जनजीवन में वायरल बुखार और जुकाम खांसी की समस्या भी बढ़ रही है। IMD के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और उछाल आने की संभावना है, जिससे गर्माहट और बढ़ सकती है, जो लोगों के लिए काफी चुनौती भरी रहने वाली है। अगर तापमान की बात करें तो राज्य में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सबसे अधिक तापमान राज्य के नूंह में दर्ज किया गया, जो कि 31.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम तापमान राज्य के सोनीपत जिले में दर्ज किया गया, जो कि 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार हरियाणा में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 28 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण राज्य के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। वहीं 1 मार्च को भी इसका असर देखने को मिल सकता है। वहीं 2 मार्च को मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात्रि तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ता तापमान कहीं न कहीं गेहूं की खेती पर विपरीत असर डाल सकता है, क्योंकि इस समय फसल में बालियां बनने और दाने भरने की अवस्था है। अधिक तापमान रहने से दाने पतले रहेंगे, जिसका प्रभाव सीधा उत्पादन पर पड़ेगा। इसलिए किसानों को सलाह है कि फसलों में हल्की नमी बनाए रखें। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही। लंच के बाद सदन में वंदे मातरम की चर्चा पर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुस्लिम लीग के विरोध के कारण 1937 में नेहरू ने नेताजी को पत्र लिखा कि यह मुस्लिमों की भावनाओं के खिलाफ है। कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया और इसके टुकड़े कर दिए। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। इसके बाद सदन में कांग्रेस ने हंगामा किया। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने विधायकों को शांत कराने की कोशिश की। इसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर नायब सैनी ने कहा कि ये सवाल करते हैं, जब इन्हें जवाब देते हैं तो ये वॉकआउट कर लेते हैं। शून्यकाल में कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने धान घोटाले पर विशेष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। इस पर चर्चा शुरू होते ही जमकर हंगामा हुआ। अरोड़ा ने कहा कि यह बहुत बड़ा घोटाला है और यह बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता। आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि सारे घोटाले की जड़ यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के धान का यहाँ पर गेट पास बन रहा है, अवैध बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है। विधायक बीबी बत्रा ने पूछा कि क्या सरकार इसकी जांच CBI से करवाएगी। इसके जवाब में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि इसमें
इसमें खामियां हुई हैं, इसलिए हमने तुरंत कार्रवाई की। बड़े बड़े घोटाले तो कांग्रेस के समय में होते थे। मुख्यमंत्री के इस बयान पर सदन में हंगामा हो गया। वहीं अशोक अरोड़ा ने बीच में टोकते हुए कहा कि ये कहते हैं कि कांग्रेस के समय में घोटाले हुए हैं तो इसकी भी जांच सीबीआई को दे दो, आज ही सारा क्लेश खत्म हो जाएगा। हरियाणा की नायब शनी सरकार ने प्रदेश के गांवों को नया स्वरूप देने की योजना बनाई है। इसी कड़ी में अब प्रदेश के गांवों की गलियों को शहरों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ये गलियां न केवल गुणवत्तापूर्ण तरीके से पक्का की जाएंगी, बल्कि इन पर एलईडी लाइट्स, उचित जल निकासी, साइड में बैठने के लिए बेंच जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। विधानसभा के बजट सत्र में झज्जर की बादली विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने बताया कि पहले चरण में ऐसे 111 गाँव की पहचान की गई है जहाँ पर वोटर की संख्या का आंकड़ा 10,000 से अधिक है। जींद जिले की जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायिका विनेश फोगाट द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 10,000 से ज्यादा आबादी वाले महाग्रामों में शहरों की तर्ज पर सीवरेज प्रणाली और बुनियादी अवसंरचना की व्यवस्था की जा रही है ताकि ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार हो सके। कांग्रेस विधायक शिषपाल केहरवाला द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में पंचायती राज मंत्री ने बताया, तालाब ग्राम पंचायत की कृषि भूमि या फिर फिरनी में मकान नहीं होना चाहिए। अगर मकान ग्राम पंचायत की भूमि में है तो 500 गज तक का मालिकाना हक दिया जा सकता है। सभी जिला उपायुक्तों को ऐसे मकानों की जांच कर विशेष कैंप आयोजित करने और मुख्यालय को केस भेजने का निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि साल 2004 से पहले बने मकानों के लिए अगर कोई सबूत है तो उसे भी लिखित रूप में भेजा जाएगा। होली का पावन पर्व धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। हर जगह होली मनाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे बरसाने में लठमार होली खेली जाती है तो वैसे हरियाणा में भी होली कुछ अलग तरीके से मनाई जाती है। आज हम हिसार जिले के कुलेरी गांव की बात करेंगे, जहां एक अनोखे तरीके से होली की रस्में की जाती हैं। यहाँ होली सिर्फ रंगों और पिचकारियों से नहीं बल्कि एक विशेष युद्ध समान रस्म के रूप में मनाई जाती है। कुलेरी गाँव की होली कुछ खास होती है। वहाँ होली के दिन गाँव के लोग चौराहे पर इकट्ठा होकर बड़े बड़े कड़ाहों में रंग और पानी मिलाकर रख लेते हैं। फिर महिलाएं रस्सी या फिर कपड़े का कोड़ा बनाकर आती हैं। कढ़ाई के एक तरफ पुरुष तो वहीं दूसरी तरफ महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं। फिर देवर और भाभी एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। कुलेरी गांव में इसे कोरडा मार होली कहा जाता है, जहां त्योहार के दौरान कोरडों की बारिश होती है। यहाँ के लोग बताते हैं कि यह परंपरा कई सालों से चली आ रही है और गाँव की संस्कृति का हिस्सा है। पुरुष और महिला पारंपरिक ढंग से इसमें भाग लेते हैं, जिसमें हल्की मारपीट और रीति रिवाजों के तहत त्योहार का आनंद लिया जाता है। होली के खास पर्व पर घरों में पारंपरिक पकवान भी तैयार किए जाते हैं जो त्योहार की मिठास को और बढ़ा देते हैं। होली जहां सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि रिश्तों और लोक संस्कृति का भी त्योहार है। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ से अग्निवीर जवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बता दें कि यहाँ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने पूर्व अग्निवीर जवानों के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। चंडीगढ़ प्रशासन के तहत इस फैसले से सेना में सेवा दे चुके युवाओं को दोबारा से रोजगार का अवसर मिलेगा। चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि अब जेल वार्डर ग्रुप सी की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीर जवानों को 20% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, यानी 20% सीटें इन सैनिकों के लिए आरक्षित रहेंगी। ये भर्ती निर्धारित नियमानुसार की जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव और वायरलेस पदों पर पूर्व अग्निवीर सैनिकों को 20% आरक्षण दिया जा चुका है। इसमें आईआरबी के पद भी शामिल है। वहीं ये 20% आरक्षण चंडीगढ़ फायर सर्विस और वन विभाग चंडीगढ़ के योग्य पदों पर भी लागू होगा। इस फैसले से सेना में सेवा दे चुके युवाओं को दोबारा नौकरी हासिल करने में मदद मिल पाएगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस भर्ती के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। इस फैसले के बाद अब पुरुष कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% का सीधा आरक्षण मिलेगा। हरियाणा बोर्ड की शुक्रवार को हुई 12वीं की पॉलिटिकल साइंस के पेपर में व्हाट्सएप पर नकल कराने का मामला सामने आया। सोनीपत के गन्नौर ब्लॉक में गांव खेड़ी गुर्जर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर व्हाट्सएप के जरिए नकल करवाई गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में कुछ युवक परीक्षा केंद्र के बाहर मोबाइल हाथों में लिए खड़े दिखाई दिए। इनके पास व्हाट्सएप के माध्यम से ही हाथ से लिखे हुए कुछ क्वेश्चन थे जिनके आंसर ये लिख रहे थे। शाम को बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि आज राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा में 1,17,406 परीक्षार्थी और डीएलएड द्वितीय वर्ष की स्कूल कल्चर, लीडरशिप एंड चेंज विषय की परीक्षा में 21 स्टूडेंट मौजूद रहे। नकल के कुल मिलाकर 36 मामले पकड़े गए, जिनमें महेंद्रगढ़ जिले के आकोदा में 1, पाली में 2, महेंद्रगढ़ सिटी में 1 केस शामिल है। इसके अलावा नूंह जिले के पुनाना में 5 और रोहतक जिले में रिटोली केंद्र पर 1 केस मुख्य रहा। परीक्षा में लापरवाही बरतने के कारण 4 पर्यवेक्षकों को ड्यूटी से रिलीव किया गया है। चेयरमैन ने बताया कि गुरुवार को चरखी दादरी के गाँव रानीला स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से गणित का पेपर आउट हो गया था। इसमें कार्रवाई करते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया गया है।
साथ ही केंद्र को भी शिफ्ट कर दिया गया है। आगे की परीक्षाएं रॉयल इंटरनेशनल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बोंद कला चरखी दादरी में होंगी। चरखी दादरी के रानीला एग्जाम सेंटर पर पेपर आउट करने वाले स्टूडेंट और सेंटर एडवाइजर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए IAS पंकज अग्रवाल को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है, जबकि असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी हरियाणा विधानसभा की डिप्टी सेक्रेटरी गौरव गोयल को दी गई है। नामांकन 5 मार्च तक होगा। इसके साथ ही जहां भाजपा और कांग्रेस की ओर से संभावित उम्मीदवार टिकट के लिए जोर आजमाइश में जुटे हैं, तो वहीं सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे सोमेश कुमार ने निर्दलीय राज्यसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बातचीत में पूर्व सरपंच सोमेश कुमार ने दावा किया कि उनके पास 3 विधायकों का समर्थन है। उनसे सवाल हुआ कि नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए तो कम से कम 10 विधायकों का समर्थन होना चाहिए, जिस पर उन्होंने दावा करते हुए कहा कि वो ये संख्या जुटा लेंगे। बता दें कि पूर्व सरपंच सोमेश कुमार ने भिवानी में मनीषा हत्याकांड के दौरान हुए आंदोलन में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच कड़ी का काम किया था। वे पेशे से व्यापारी और समाजसेवी हैं। गाँव घिकाड़ा से 2016 में सरपंच रह चुके हैं। बता दें कि हरियाणा से किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है। अब जानते हैं कि राज्यसभा सदस्य के लिए कौन कौन दावेदार और जीत के लिए क्या रणनीति है। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा के लिए, तो भाजपा से कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु, सुनीता दुग्गल, गोपाल कांडा, बंतो कटारिया, सुभाष सुधा, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, पूर्व मंत्री कमल गुप्ता के नामों की चर्चा है। वहीं किरण चौधरी भी दोबारा से टिकट मांग रही है। कांग्रेस की बात करें तो BK हरिप्रसाद, जयराम रमेश व पवन खेड़ा के नाम चर्चा में है। हालांकि ये तीनों ही नॉन हरियाणवी है। हरियाणवी चेहरे के तौर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान या पूर्व विधायक राव दान सिंह का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। निर्दलीय फॉर्मूला भी है। बीजेपी राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए किसी निर्दलीय कैंडिडेट को भी समर्थन देने का फार्मूला अपना सकती है। पार्टी ने इसी फार्मूले के चलते साल 2016 में सुभाष चंद्रा और साल 2022 में कार्तिकेय शर्मा को समर्थन दिया था और दोनों विजय भी रहे थे। इस बार निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में गोपाल कांडा का नाम चर्चा में है। दरअसल 16 मार्च को हो रहे चुनाव में भाजपा कांग्रेस का गेम बिगाड़ना चाहती है। ऐसे में वह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मजबूत उम्मीदवार का समर्थन कर सकती है। हालांकि भाजपा ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं कांग्रेस भी अपने विधायकों की संख्या के बल पर बेफिक्र है। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए 31 वोट चाहिए। कांग्रेस के पास 31 विधायकों का समर्थन है, मगर गुटों में बटी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा ये संख्या नहीं, अंदरूनी असंतोष है। राज्यसभा चुनाव का इतिहास बताता है कि पार्टी प्रत्याशी की हार वोटों से नहीं बल्कि क्रॉस वोटिंग से होती है। हुड्डा और कुमारी शैलजा गुट में किसको टिकट जाता है, सबकी नजर उसी पर टिकी है। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक भी हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आ रही है। यदि आप भी मार्च महीने की शुरुआत में हारे के सहारे श्याम प्यारे के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है, अन्यथा बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। मार्च महीने के शुरुआती दिनों में चंद्र ग्रहण के चलते खाटू श्याम मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। श्री श्याम मंदिर प्रबंधन कमेटी की ओर से बताया गया है कि खाटू श्याम मंदिर में 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होने के कारण आम दर्शन स्थगित रहेंगे। कमेटी की तरफ से 3 मार्च को पूरे दिन दर्शन बंद रहने और 4 मार्च की सुबह निर्धारित समय पर मंदिर के कपाट दोबारा से श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने की सूचना जारी की गई है। इसके बाद 4 मार्च की रात 10 बजे से फिर से मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। तो वहीं 5 मार्च को श्री श्याम प्रभु की विशेष पूजा अर्चना और तिलक होने के कारण बाबा श्याम के दर्शन 4 मार्च रात 10 बजे से 5 मार्च की शाम 5 बजे तक मंदिर बंद रहेगा। ऐसे में जो भी श्रद्धालु इस तारीख को खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, वो शाम 5 बजे के बाद दर्शन कर सकेंगे। खाटू श्याम मंदिर पर आयोजित हो रहे वार्षिक फाल्गुनी मेले का बीते दिन यानी 28 फरवरी को समापन हो गया है। ये मेला 21 फरवरी से प्रारंभ होकर 28 फरवरी तक आयोजित करवाया गया था। हरियाणा की नायब सैनिक सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक और नई पहल की शुरुआत की है। शहरी परिवहन को किफायती और सुलभ करने के लिए प्रदेश सरकार ने चंडीगढ़ व दिल्ली की तर्ज पर हर जिले में रैपिडो सेवा शुरू करने की योजना तैयार की है। इस योजना के तहत SC व BC वर्ग की युवतियों का चयन किया जाएगा। उन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटी उपलब्ध करवाई जाएगी और 6 महीने तक 12 से 14 हजार रुपए प्रति महीना मानदेय दिया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनकी चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चयनित युवतियां मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से राइड और छोटे सामान की डिलीवरी सेवा का संचालन करेंगी। इस योजना के अंतर्गत जिला कल्याण विभाग द्वारा इच्छुक युवतियों से आवेदन मांगे गए हैं। पात्रता के तहत आवेदनकर्ता महिला के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। चयन के बाद उन्हें संचालन से पहले आवश्यक दिशा निर्देश और बुनियादी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सेवा से जुड़े रहने तक इलेक्ट्रिक स्कूटी युवतियों के पास रहेगी। यदि 6 महीने बाद भी युवतियां इस कार्य को जारी रखना चाहती हैं, तो स्कूटी उनके पास ही रहेगी। इससे उन्हें लंबे समय तक रोजगार का अवसर मिलेगा।
करनाल जिले में घरौंडा के नई अनाज मंडी में इन दिनों सरसों की आवक ने जोर पकड़ लिया है। पिछले साल की तुलना में इस बार 7 गुना ज्यादा सरसों मंडी में पहुंच चुकी है। हालांकि अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है, जिससे प्राइवेट व्यापारी ही फसल खरीद रहे हैं। किसानों को 5500 रुपए से लेकर 5600 रुपए प्रति क्विंटल तक के दाम मिल रहे हैं, जबकि एमएसपी की बात करें तो 6200 यानी 6200 रुपए प्रति क्विंटल तय है। ऐसे में किसानों को सीधे सीधे 700 से 800 रुपए प्रति क्विंटल तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। घरौंडा मार्केट कमेटी के अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि पिछले साल 26 फरवरी तक मंडी में केवल 361 क्विंटल सरसों की आवक हुई थी। वहीं इस बार 26 फरवरी तक 2870 क्विंटल सरसों मंडी में पहुंच चुकी है। आवक में ये बड़ा अंतर किसानों की बढ़ती भागीदारी को दिखाता है। उन्होंने कहा कि अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है और 15 मार्च तक शुरू होने की संभावना है। फिलहाल प्राइवेट एजेंसियां ही खरीद रही है। किसानों ने बताया कि सरसों का मॉइस्चर भी मानकों के अनुसार है, फिर भी सही भाव नहीं मिल पा रहा है। एमएसपी 6200 रुपए प्रति क्विंटल होने के बावजूद बाजार में 5500 से 5600 रुपए प्रति क्विंटल ही मिल पा रहा है। इससे किसानों को सीधा आर्थिक नुकसान हो रहा है। मार्केट कमेटी के अधिकारी सुनील कुमार ने किसानों से अपील की है कि वे सरसों की कटाई में जल्दबाजी न करें, फसल को अच्छी तरह से सुखाकर ही मंडी में लाएं ताकि बिक्री में परेशानी न हो और दाम भी बेहतर मिल सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकारी खरीद शुरू होते ही किसानों को राहत मिलेगी। भारतीय वायुसेना दिल्ली रिकॉर्ड कार्यालय सुब्रतो पार्क द्वारा अग्निवीर गैर लड़ाकू 02/2026 ट्रेड में अविवाहित पुरुषों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है। ये भर्तियां निःशुल्क यानी फ्री है। न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष से लेकर अधिकतम आयु 21 वर्ष तय है। लश्कर, वाटर कैरियर, कुक, मेस वेटर, सफाई वाला, बार्बर, वॉचमैन, धोबी, मोची व टेलर आदि पदों यानी कि गैर लड़ाकू ट्रेड में भर्ती होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 मार्च है। सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर 4 विकेट की जीत से पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदें कायम है। आज पाकिस्तानी टीम को श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी सुपर 8 मैच खेलना है। दूसरी ओर ग्रुप 1 में भारत और वेस्टइंडीज मैच क्वार्टर फाइनल जैसा हो गया है। 1 मार्च को कोलकाता में होने वाली इस मैच की विजेता टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। अब दोनों टीमें 1 मार्च को कोलकाता में शाम 7 बजे से आमने सामने होंगी। ये मुकाबला नॉकआउट ही होगा। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, वहीं हारने वाली टीम का सफर खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर आज श्रीलंका के खिलाफ होने वाला मुकाबला पाकिस्तान के लिए करो या मरो जैसा होगा। उसे अंतिम 4 में जगह बनाने के लिए श्रीलंका को कम से कम 64 रन से हराना होगा या फिर 13.1 ओवर के भीतर लक्ष्य हासिल करना होगा। वहीं श्रीलंका की जीत की स्थिति में पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, जबकि न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगा। टेक कंपनी Xiaomi भारतीय बाजार में आज यानी शनिवार को अपना अगला फ्लैगशिप टैबलेट Xiaomi Pad 8 लॉन्च करने जा रही है। लॉन्चिंग इवेंट शाम 6:30 बजे होगा। इवेंट में Xiaomi 17 और 17 अल्ट्रा स्मार्टफोन्स भी पेश किए जाएंगे। ये टैबलेट गेमिंग और मल्टीटास्किंग के शौकीनों के लिए पावरफुल स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा। इसकी शुरुआती कीमत 30,000 रुपए हो सकती है। इसकी सीधी टक्कर OnePlus Pad Go 2 और Samsung Galaxy Tab S10 Lite से होगी। डिजाइन के मामले में बात करें तो Xiaomi Pad 8 काफी मॉडर्न और स्लिम है। ये मात्र 5.75 mm पतला है और इसका वजन लगभग 485 ग्राम है, जिससे कि इसे लंबे समय तक हाथ में पकड़ना आसान है। फ्रंट में बहुत पतले बेजल्स दिए गए हैं। आंखों की सेफ्टी के लिए इसमें TUV, रेनलाइन, आई प्रोटेक्शन और DC डिमिंग फीचर भी दिया गया है। फोटोग्राफी और स्कैनिंग के लिए रियर में 13 मेगापिक्सल का कैमरा और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसमें 12 GB तक की रैम और 256 GB तक की इंटरनल स्टोरेज मिल सकती है। टैबलेट में 9200 mAh की बैटरी लगी है। भारत में इसे 45 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ उतारा जाएगा। बेहतर साउंड के लिए डोल्बी एटमॉस के साथ क्वाड कोर स्पीकर यानी 4 स्पीकर्स का सेट दिया गया है। सेंसेक्स 961 अंक की गिरावट के साथ 81,287 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 318 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 25,179 के लेवल पर बंद हुआ। कारोबार में रियल्टी और ऑटो शेयरों में बिकवाली का दबाव दिखा। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत बिगड़ने का डर बाजार को सता रहा है। अगर ये तनाव बढ़ा तो कच्चे तेल की कीमतें और उछल सकती हैं। तेल महंगा होने से भारत जैसे देशों में महंगाई बढ़ने का खतरा है, जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर दिख रहा है। वहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान देशों के बीच जारी संघर्ष ने बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी है।
है। तालिबान के जवाबी हमलों के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर है। चीन ने भी इस पर चिंता जताई है और मामले को शांत करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। इस तनाव की वजह से निवेशकों का भरोसा डगमगाया है। वहीं सोने चांदी के दाम में तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1075 रुपए बढ़कर 1,59,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 6,033 रुपए बढ़कर 2,66,000 पर पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,45,733 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।